चलो। आओ जी। आओ, सबसे पहला टॉपिक पकड़ लेते हैं। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, करना कर लो। CSR के नाम से जाना जाता है इसको। ये ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट कंसेप्ट है। यानी जो भी कॉर्पोरेट रहता है उसके मैनेजमेंट का ही हिस्सा है ये। ठीक है जी। यानी कॉर्पोरेट को सिर्फ फाइनेंस फाइनेंस नहीं, साथ में सोशल और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी पड़ेंगी। ठीक है ना। इसको बेसिकली क्या कहते हैं? इसको बेसिकली बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ इकोनॉमिक कॉमा एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पेरेटिव्स। ठीक है ना। ट्रिपल बॉटम लाइन लाइन अप्रोच बोला जाता है इसको। यानी शुरुआत से ही काम जो है इस तरीके से किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कोई मतलब मैं ऐसी कंपनी बनानी है या ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का हब खोलना है जिससे बहुत ही ज्यादा या फिर अत्यंत पोल्यूशन होगा, उससे केमिकल का रिसाव बहुत ज्यादा होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसी है? एग्रीकल्चर लैंड है। अब एग्रीकल्चर लैंड है तो होगा क्या कि वो जो रिसाव होगा केमिकल का, अगर उसको अब जमीन के ऊपर वैसे ही पटक देंगे, उठा के डंप कर देंगे उसको, तो फिर वो जमीन के अंदर चला जाएगा। जमीन के अंदर के थ्रू वो सारा जो जमीन के अंदर जो वाटर चैनल्स होते हैं, वाटर चैनल के अंदर चला जाएगा, तो इन्वायरमेंट का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? इन्वायरमेंट का सत्यानाश कर सकती है? यस। एक कंपनी ने तो पूरी दुनिया गुलाम बना ली थी, पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया था एक कंपनी ने तो। ठीक है ना। तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने का जो काम है वो डाला गया है। ठीक है जी। चलो जी। क्या हमारे देश में चलता है ये? बिल्कुल हमारे देश में भी चलता है। अपना जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसमें सेक्शन है, लिख लो जरा, 135। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर ये मेंशन है। ठीक है ना। कुछ मैंडेटरी कंप्लायंस हैं, जो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जो कंपनी के ऊपर डाली हुई है। ठीक है जी। और रिपोर्ट बनाई जाती है। आजकल तो रिपोर्ट बना के एक कमेटी है बेसिकली, जिसको CSR कमेटी बोला जाता है। उस कमेटी को रिपोर्ट पेश करी जाती है। जैसे कोई कंपनी है और उसने भाई साहब वो पूरी ज्योग्राफिया खत्म कर दिया वहां का। पहाड़ होते थे बड़े बड़े, ठीक है जी, काट के सपाट कर दिए हैं। अब वो पहाड़ होने के कारण जो ग्राउंड वाटर था वो
डिस्चार्ज हो गया, वो डिस्चार्ज होने के कारण फसल खराब हो गई, फसल खराब होने के कारण इन्वायरमेंट बचा ही नहीं है, जो भी फ्लोरा फ्यूना जो वहाँ पे थे उस जमीन के ऊपर वो खत्म हो गए हैं, अब उनके पीछे इंसानों की आबादी भी उस बहुत बड़े एरिया में खत्म हो चुकी है। ठीक है जी। यस, एक घोर मिसकंसेप्शन हो चुका है अब से। चलो देखो जी, 135 के 3 में तो फंक्शंस बताए हुए हैं, सीएसआर के फंक्शंस बेसिकली क्या है। ठीक है जी। 135 के 4 के अंदर बोर्ड का गठन किया जा रहा है, ठीक है ना, उस बोर्ड की फंक्शनरीज बताए गए हैं। ठीक है जी। डायरेक्टर्स के विषय में बता रखा है। ठीक है जी। आओ, ये आपका सीएसआर का टॉपिक खत्म हो गया, मोटा मोटा जो है अपन कंपनी लॉ निपटा लेते हैं। ठीक है, लिखना है लिख लेना इसको, सीधा सिंपल कंपनी लॉ निपटा लेते हैं, बस ये कमेटी पर अब गीत बता रहा था मैं। मैं एक बार खोल देता हूँ आपको, थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर लेंगे उसको ना। देखो जी, 134 में पहुंच जाओ सीधे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है जी, पेज नंबर नहीं बता रखा ना सर। चलो कोई बात नहीं। 135 था ना, 134 था। ये लो जी। ठीक है जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। ठीक है जी। और इसके कितने में बताया था, 3 के अंदर फंक्शंस हैं इसके। जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी शेल क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी एंड रेकमेंड करेगी किसको, बोर्ड को, a corporate social responsibility policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company in areas or subjects specified in schedule, शेड्यूल के हिसाब से रहेगा। ठीक है जी। 4 के अंदर द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी इज रेफर्ड टू इन सब्जेक्ट शेल, ये क्या काम करेगा, after taking into account the recommendations made by the CSR committee approve the corporate social responsibilities policies, कंपनीज के लिए बनाएगा भैया। 5 में क्या आ गया, बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 shall ensure that the company spends in every financial year at least 2% of the average of net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year, or where जहाँ पर company has not been completed the period of 3 साल since its income incorporation during such a immediately preceding financial years in pursuance of its corporate social responsibility policy, इसको environment को देना पड़ेगा। ठीक है जी। provided that the company shall give preference to the local area and areas around it, उनको preference देगी। provided further that if the company fails to spend such amount, the board shall in its report made under clause O of subsection 3 of section 134 specify the reason for not spending the amount, and unless the unspent amount relates to any ongoing project, refer to transfer such absent amount to fund specified in schedule 7 विद इन पीरियड ऑफ 6 महीने फॉर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। उसका फिर अमाउंट होगा, फिक्स कर देते हैं उसका अमाउंट को। चलो जी, प्रोवाइडेड सो दैट कंपनी स्पेंड एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ the requirements provided under this subsection, such company may set off such excess amount। ठीक है जी, सेट ऑफ भी हो सकता है जी। ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया, गया जो, जाने दो जाने दो जाने दो। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई है इसके अंदर। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं, जनरल और स्पेशल डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भैया, अब सीधा सिंपल डायरेक्टर्स पे आ जाओ।
डायरेक्टर की डेफिनेशन कितने में थी? सेक्शन 2 के 2 के 34 में। डायरेक्टर्स मतलब एक डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी, सीधी सिंपल सी बात है। आ जाओ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन पे, आ जाओ सीधा सेक्शन पे, आ जाओ 149 पे। अरे बाप रे बाप, इसी पे ही समय लगेगा। हो जाएगा। कंपनी टू हैव बोर्ड डायरेक्टर्स, ठीक है जी। देखो जी, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सिंपल, अगर पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर रहेंगे। लिख लो जरा, छोटा छोटा लिख लो। हाँ, सेक्शन 149 सिंपल लिख लो। सेक्शन 234 डायरेक्टर की डेफिनेशन, ठीक है जी। सेक्शन 149 पब्लिक कंपनी है एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी देयर हैज टू बी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। हाँ, पब्लिक में एटलीस्ट 3, प्राइवेट में एटलीस्ट 2, 1 पर्सन कंपनी में एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। ठीक है जी। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, है जी, 234 में। ठीक है जी। 15 भी हो सकते हैं मैक्सिमम, 15 से प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन 15 से प्लस यदि करने हैं तो फिर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। जो भी स्पेशल, जैसे कि मान लो कैपिटल वगैरह एक्सेट्रा बहुत ज्यादा है उसके अंदर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। उसमें जैसे पब्लिक कंपनी है उसमें जनरली आपको 15 से ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। बट अगेन सरकार उसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है। ये आते हैं क्या रिजर्वेशन स्पेशल के लिए भी आते हैं क्या? आते हैं क्या रिजर्वेशन के? चलो लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, सिंपल लिख लो। गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज वेयर एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर और टू बी देयर। पब्लिक कंपनी की रहेगी, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल रहेगी 5 करोड़ और मोर। पब्लिक कंपनी इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 5 करोड़ और मोर। अच्छा, एक पॉइंट लिखो इसके अंदर, जो लिस्टेड कंपनी रहेगी, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इज इक्वल टू एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे उसमें। हाँ जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 के 6 में पढ़ लेते हैं एक बार। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी, मतलब डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा कोई डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और होल टाइम डायरेक्टर और ए नॉमिनी डायरेक्टर, या फिर इसको होल टाइम डायरेक्टर या फिर नॉमिनी डायरेक्टर भी बोल देते हैं। who in the opinion of the board is a person integrity and possesses relevant expertise and experiences। yes, कई बार एक्सपर्ट को भी मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। हु इज और वाज नॉट ए प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, वैसे ही एसोसिएट कंपनी वगैरह चला रहा है, ठीक है। अच्छा, उसकी सहायता ले लेते हैं, मदद ले लेते हैं। चलो जी, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर देख लो जरा, हेडिंग बना लो क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर पे, 164 सेक्शन में देख लेते हैं हम।
अच्छा, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन है। चलो जी, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्शंस में देखो जरा भैया, रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया होना चाहिए। निकाल लेते हैं कोई एटलीस्ट वन डायरेक्टर टू बी रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया। नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद 164 पढ़ते हैं, ये भी क्वालिफिकेशन में आ जाएगी अगर 22% को पढ़ेंगे तो, यानी ए पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी यदि अगर वो अनसाउंड माइंड का है एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है जी, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया, यानी साउंड माइंड होना चाहिए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट है तो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट रहे। ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड टू एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। ठीक है जी। चलो जी, वो अप्लाई एप्लीकेशन भी नहीं होनी चाहिए उसकी पेंडिंग। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, एनी ऑफेंस आ गया, सीधी सिंपल सी बात, कौन सा, इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड्स भी आ चुका है, और अदरवाइज एंड सेंटेंस इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 महीना एंड पीरियड ऑफ and a period of 5 years has not elapsed from the date expiry of the sentence, provided that if the person has been convicted of offence and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of 7 साल and more, he shall not be eligible to be appointed as a director। ठीक है, 7 साल और 7 साल ज्यादा की सजा मिली है तो एलिजिबिलिटी खत्म ही होगी। एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम अपॉइंटमेंट एज द डायरेक्टर हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। यस, किसके द्वारा होगा, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा। ही हैज नॉट पेड कॉल any cause in respect of any shares of the company held by him whether alone or jointly with others and 6 months have elapsed। ठीक है जी, हो गया है जी। he has been convicted of the offence dealing with the relating any party transaction under section 188 at any time during the last 5 साल। ठीक है जी, he has not been complied with subsection 3 of section 152। ठीक है जी, done। यही हो गया। चलो जी, has failed to repay the deposit accepts वही shall be eligible to be reappointed as director of that company or appointed in the company for a period of 5 years from the date on which the said company fails to do so। ठीक है जी, चलो जी। चलो, अब आ जाओ सीधा का सीधा अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स पे आ जाओ, 152 पे देखते हैं। इनको बस लिखते रहना तुम ना, जो अकॉर्डिंगली रहेंगे ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, उनको लेके सिर्फ उनको देख लेना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर की बात हो रही है। द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है जी, जो सब्सक्राइबर, जो पहले जो सब्सक्राइबर है उनको डीम कर लिया जाएगा कि वो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, अंटिल जब तक कि डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड, जब तक कि ड्यूली अपॉइंट ना हो जाए। And or in case of one person company, an individual being member shall be deemed to be its first director until the director or the directors are duly appointed by the member in accordance with the provision of this section। बिल्कुल ठीक बात है जी, आगे आ जाए। Same as otherwise provided in this act, every director shall be appointed by the company in general meeting। underline कर लो, general meeting नहीं होगा appointment। No person shall be appointed as a director, yeah, of a company unless he has been allotted the director identification number under section 154। yes, DI नंबर या फिर DIN दिया जाएगा पहले, और DIN वाले नंबर को, DIN को ही बेसिकली क्या है, डायरेक्टर बनाया जाएगा अगर उसको बनाना है तो। एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज शैल फर्निश हिज director identification number or such other number as may be prescribed under section 63 and a declaration that he is not disqualified to become a director under this act। ठीक है जी, एंड को प्लस लगाना है। ये DI नंबर तो आएगा ही आएगा, साथ में डिक्लेरेशन आएगी, कहीं पे डिस्क्वालीफाई तो नहीं है ये। एक पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल नॉट एज एक्ट एज द डायरेक्टर unless he gives his consent to hold the office as director and such consent has been filed with the registrar within 30 दिन of the appointment as such manner as may prescribe। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ठीक है जी, पढ़ने। unless the article provide for the retirement of all director at every annual general meeting not less than 2/3 of total number of the directors of the
public company shall be person who whose period of office is liable to be determination by retirement of the direction by the rotation and save as otherwise exception provided in this act be appointed by the company in general meeting। ये सारा का सारा काम इनको हटाने का काम भी, इनका पीरियड को फिक्स करने का काम भी, सारा का सारा का काम जनरल मीटिंग के अंदर होगा। ठीक है जी। द रिमेनिंग डायरेक्टर्स, क्या कह रहे हो? हाँ, देखो एनुअल जनरल मीटिंग में नॉट लेस देन दो थर्ड ऑफ द टोटल नंबर डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी शेल बी द पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू बी डिटरमिनेशन। ठीक है जी। यानी वो ऑफिस तो बने रहेंगे बट डायरेक्टर्स उनके अंदर जिनके अंदर ज्यादा है तो क्या है, काफी लोगों को मौका मिले डायरेक्टर बनने का। ठीक है जी। तो क्या है, उनको हर हर साल दो तिहाई जो डायरेक्टर्स हैं उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। The remaining directors in the case of any such company shall, in default of and subject to any regulations in the articles of the company, also be appointed by the company general meeting। Yes, वो सारे सारे जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी जनरल मीटिंग के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। At the first annual general meeting of the public company held next after the date of the general meeting at which the first directors are appointed in accordance with the clause A and B, and every subsequent annual general meeting, one third of such directors for the time being are liable to be retired by rotation। ठीक है जी, अंडरलाइन करो रिटायर बाय रोटेशन को। हम्म, बाकी बचे हुए नहीं है। ई पढ़ लो। एट द एनुअल जनरल मीटिंग एट विच डायरेक्टर रिटायर्स एज अफोरसेड द कंपनी में फिल अप। देखो सीधी सिंपल सी बात है, लेट से अगर मैं कंपनी की बात करूं तो उसके अंदर सरकारी भी आ जाती है और प्राइवेट भी आ जाती है। ठीक है जी, सिंगल वाले भी आ जाती है। लेट से कोई सिंगल है तो उसके डायरेक्टर को तो हटाना क्यों है? ठीक है जी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है या फिर सीधा सिंपल कौन है वो बेसिकली आपकी सरकारी कंपनी, तो इसमें क्या है, रोटेशन से चलता रहेगा। सीधी सिंपल सी बात है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को अगर मैं कंपनी मान लो तो जस्टिस आते हैं, जस्टिस चले जाते हैं। ठीक है जी। हर साल एक साल 3 महीने 2 महीने, एक साल 2 साल 4 साल तक की जो यहाँ पे टिक के जाते हैं। ठीक है जी। क्या है, फिर रोटेशन में ये रिटायर होते रहते हैं। ठीक है ना, बस इतना सा लिखा होगा। चलो जी। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN नंबर 153 के अंदर मिल रहा है, अलॉटमेंट 154 में मिल रहा है। चलो ठीक है जी, आगे आ जाओ फिर। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, पावर 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 आओ जरा। ड्यूटीज, ये आ गया, वो तो कर चुके हैं 166 पे। फिर हम इसकी ड्यूटीज कर लेते हैं डायरेक्टर्स की। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। चलो जी ठीक है। एक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द objects of the company for the benefit of its members as a whole and in the best interest of the company, its employees, the shareholders, the community and for the protection of the environment। ठीक है जी। सारे इन्हीं के लिए फैसले लेगा। ठीक है, CSR का भी फैसला वही करेगा बेसिकली। एक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज with due and reasonable care, skill and diligence, and shall exercise independent judgment। A director of a company shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts or possibly may conflict with the interest of the company। जाने दो। ठीक है। ठीक है जी। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में काम करेगा, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए काम करेगा, टू एक्ट टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी के लिए काम करेगा। ठीक है जी। ड्यूली और रीजनेबली, रीजनेबल केयर यानी गुड फेथ में काम करेगा। इंडिपेंडेंट जजमेंट्स के लिए जाना जाएगा वो। नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन सिचुएशन जहां पर इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी आड़े आ जाए। ठीक है जी। अपना ऑफिस असाइन नहीं करेगा दूसरे को। ठीक है जी। नॉट टू अचीव अनड्यू गेन और एडवांटेज। चलो जी ठीक है जी। जिस कंपनी में डायरेक्टर उस कंपनी से फायदा नहीं उठाएगा। ठीक है जी। रिमूवल का भी था ना डायरेक्टर, ढूंढ लेगा पीडीएफ में से। 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स पे आ जाओ। हेडिंग बनाते हैं, चल पड़ना। ठीक है जी।
एक कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव ए डायरेक्टर नॉट बीइंग ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है डायरेक्टर को, ठीक है जी, उसको छोड़कर बाकी जो डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग के थ्रू अपॉइंट हुए हैं उनको सबको रिमूव कर सकता है। कैसे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस। यस, उसके ऑफिस से पहले ही करना पड़ेगा, वरना फिर रिमूवल कैसा होगा? ठीक है जी। आफ्टर गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है जी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, यस, उसकी सुनवाई जरूर करेंगे। प्रोवाइडेड दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकंड टर्म, यस, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इसको सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट करवाया जा सकता है। अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 149 शैल बी रिमूव द कंपनी ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर उसको यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड आफ्टर गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, चलो जी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई वेयर द कंपनी हैज availed itself of the option given to it under section 163 to appoint not less than two-thirds of the total number of the directors according to the principle of the proportional representation। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब हाँ जी, क्या कह रहे हो? चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर यह भी बता दिया जाता है कि इस सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं है। इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई, जो कि अप्लाई हो जहां पर कंपनी हैज अवेल्ड इटसेल्फ, अपने आप को सशक्त कर लिया है, ऑफ द ऑप्शन, जो भी दिए गए हैं अंडर सेक्शन 163, टू अपॉइंट नॉट लेस देन टू-थर्ड ऑफ द टोटल नंबर के वो अपॉइंट करे कम से कम 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आए हैं, ठीक है जी, उनमें से 2/3 को जो है वो डायरेक्टर बनाए, ठीक है जी, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ऐसा है कि हर साल जो है 1/3 उसमें से चला ही जाएगा, ठीक है ना, स्पेशल रिजोल्यूशन वाली थी, क्योंकि 2/3 उनको बेसिकली क्या है, अपॉइंट करना ही करना है। वो 2/3 अपॉइंट करेंगे तो 2/3 बेसिकली उनको निकालना ही पड़ेगा बेसिकली। हाँ, एक स्पेशल नोटिस नंबर 2 शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन टू रिमूव ए डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन, ठीक है जी, और टू अपॉइंट somebody in place of a director so removed at the meeting at which he is removed। उसी मीटिंग के अंदर किसी दूसरे को हम बेसिकली बना देंगे। चलो जी, जो स्पेशल नोटिस के थ्रू गया है, ठीक है जी। चलो जी, अब रिसीप्ट ऑफ नोटिस होगा रेजोल्यूशन का, ठीक है जी, उससे क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा डायरेक्टर का अंडर दिस सेक्शन। द कंपनी शैल फोर्थ विद सेंड ए कॉपी, ठीक है जी, किसको, डायरेक्टर को, जो भी कंसर्न है, और डायरेक्टर जो है वेदर और नॉट ही इज ए मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू बी हर्ड, उसकी सुनवाई करेंगे। जहां पर नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ द रेजोल्यूशन टू रिमूव ए डायरेक्टर अनलेस this section and the directions concerned makes with respect thereto representation in writing to the company and request is notification to the members of the company shall if the time permits it to do so। क्या करेगी कंपनी? if कोई notice of the resolution given to the members of the company state the fact of the representation having been made, अब यानी सुनवाई का उसकी का सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। send a copy of the representation to every member of the company to whom notice of the meeting is sent whether before or after the receipt of the representation of the company, यानी सुनवाई करेंगे बेसिकली इनकी। ठीक है जी, देखो इसमें कुछ स्पेशल लिखा है। देखो मेरे पास जो लिखा है वो है, कंपनी जो है वो बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेगी 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी, क्लियर नोटिस के। और जब बोर्ड मीटिंग आ जाएगी, दे विल डिस्कस अमंग देमसेल्फ, वो डिसाइड कर लेंगे, ठीक है जी, जो भी रेजोल्यूशन है, ठीक है जी। हाँ, रिमूव करने का, ठीक है जी, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मान लो अगर इस तरीके का रेजोल्यूशन आता है तो उधर से रेजिग्नेशन भी आ जाता है कई बार, ठीक है ना, तो भाई उसी उसी मीटिंग के अंदर करेंगे भाई, इसको रेजोल्यूशन से पास करें या बंदा ये रेजिग्नेशन डाल, रेजिग्नेशन इज क्वाइट रिस्पेक्टफुल, जो भी कंडक्ट रहेगा उसका। जब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी कंपनी की, ठीक है जी, द नेम ऑफ द डायरेक्टर इज ऑफिशियली रिमूव, जो नाम है डायरेक्टर का वो ऑफिशियली रिमूव कर दिया जाएगा उस ऑफिस से। ठीक है जी, चलो जी, जनरल मीटिंग के थ्रू, ठीक है जी, यदि मीटिंग बैठती है और यदि स्पेशल नोटिस गया है तो बोर्ड जो है सुओ मोटो भी रिमूव कर सकता है।
चलो जी, इसके साथ साथ में सेक्शन 167 भी देख लेते हैं। लेट्स से रेजोल्यूशन पास हो चुका है, बोर्ड मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है और वो डायरेक्टर जो है बेसिकली आ ही नहीं रहा है अब, ठीक है ना, मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहा और ऑफिस भी नहीं आ रहा है बेसिकली, और यह काम वो 1 साल तक कर चुका है, ठीक है जी। ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग्स of the board of director held during the period of 12 months with or without seeking leave of the absence of the board, ठीक है जी। तो क्या समझा जाएगा कि उसने अपना ऑफिस ही वेकेट कर दिया है, ठीक है जी। चलो जी, चलो एक हेडिंग बना लो, डॉक्ट्राइन्स ऑफ कंपनी लॉ लिख लो जरा। पहला डॉक्ट्राइन लिख लो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। ये इसमें ना ना ना, ये रिमोट रखो तो हो गई, ये अलग आ गया, ये डॉक्ट्राइन अलग आ गया, ये अलग रखो। हाँ ये सेम है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके लिए होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है, या फिर इंडोर मैनेजमेंट किस लिए होता है डॉक्ट्राइन, प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी अगेंस्ट थर्ड पार्टी क्लेम। ये कंस्ट्रक्टिव किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, डीम्ड नॉलेज मानी जाती है कि हर एक मेंबर को कंपनी के, ठीक है ना, मेमोरेंडम की नॉलेज होगी, ठीक है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम की उनको नॉलेज होगी। ये कंस्ट्रक्टिवली मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसी से ही सारा का सारा चलता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैं जब एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम करता था, ठीक है जी, अपने टाटा टेलीकॉम के अंदर, ठीक है जी, तो क्या होता था इनका, जैसे ये काम करते थे, ये आउटलुक, जैसे ये गूगल मेल होती है ना, ऑफिस के लिए आउटलुक होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसके ऊपर एसोसिएशन की जानकारी, कंपनी की जानकारी, ठीक है जी, जो केस वगैरह चल रहे हैं, हम लीगल वाले थे तो उनकी जानकारी, कंप्लायंसेस की जानकारी, सारी की सारी टाइम एंड अगेन फ्लॉन्ट होती रहती थी, ठीक है जी। हम में से कोई भी लीगल, कोई भी ये कहने के लिए अलाउड ही नहीं होता था कि भाई हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा ना, ठीक है ना। तो क्या है, कंस्ट्रक्टिव बेसिकली नोटिस का डॉक्ट्राइन इसके ऊपर चलता था, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इसका मतलब होता है, जैसे अल्ट्रा का मीन्स हो जाता है बियॉन्ड, वायर्स का मीन्स हो जाता है पावर अथॉरिटी, ठीक है जी। कोई भी आदमी अपनी पावर से ज्यादा का काम नहीं करेगा, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है जी। केस लो लिखो इस पे, रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस ऋषि, हाँ जी, RICHE, 1878, रिची भी बोल सकते हैं इसको। हम्म, है जी, हाँ है।
वो इंग्लिश कैसी पुराना लिख लो, रॉयल ब्रिटिश बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कुम, TURQUAND 1865, ये तो कुछ करें, TURQUAND, हाँ इसी वजह से करा दिया। इसको, ये जो आपने जो रेलवे वाला दिखाया, इसको एशबरी रेलवे कैरेज केस के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ASHBURY, एशबरी रेलवे कैरेज केस। अगर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का अगर ब्रीच हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, कंपनी को रोका जा सकता है कि वो अपने फंड ही यूज ना करे, ठीक है जी। कंपनी को रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा फ्रॉम कैरिंग ऑन ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम वन राइट, ठीक है जी। आसपास जो काम करते रहते हैं ना, सभी के लिए इसको रोक दिया जाएगा अल्ट्रा वायर्स का। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड रेक्टिफिकेशन। हाँ इसी में ही आएगा। चलो देखो जी, टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स कर लो जरा। ठीक है जी, नंबर वन, एक्ट अल्ट्रा वायर्स, यू भी कर रहा हूँ, अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनीज एक्ट। ठीक है, इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत है, जो भी कंपनी एक्ट में लिखा है, क्योंकि हर किसी की अथॉरिटी, हर किसी की जो पावर है, वो एक लिमिटेशन, वो एक बाउंडेशन, वो एक फॉर्मेट किया हुआ है, ठीक है। इससे बाहर जो निकलता है, बन गया नंबर टू, एक्ट्स अल्ट्रा वायर टू MOA, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नंबर है ना, कल क्लास है। कल मेरे को भी बेसिकली छुट्टी डाल दी। तीसरा लिखो, एक्ट्स अल्ट्रा वायर्स टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। इसकी AOA में लिखो कोमा डाल के, बट इंट्रा वायर्स टू MOA। नंबर चार लिखो, एक्ट्स अल्ट्रा वायर्स टू डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर्स टू कंपनी। इंट्रा वायर बेसिक, अब देखो अल्ट्रा का मतलब बाहर, वायर्स मतलब पावर या फिर अथॉरिटी, ठीक है। इंट्रा वायर पावर के अंदर। हाँ, अगर ये समझ रहे हो कि भाई जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा है, ठीक है जी, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रा वायर नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तो अंदर में है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्ट्रा वायर करती है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात हो। ऐसे डायरेक्टर्स की पावर से तो बाहर है, बट कंपनी की पावर में इंट्रा वायर, ठीक है ना। कई बार जैसे डायरेक्टर क्या करते हैं, कंपनी के फायदे के लिए या फिर मार्केट को समझने के लिए कुछ ऐसे ऑर्डर्स, डायरेक्शंस वगैरह दे सकते हैं, दे देते हैं जो उनकी पावर के बाहर, तो डायरेक्टर के तो अल्ट्रा वायर हो चुका है। लेकिन कंपनी क्या ऐसा कर सकती है, यस, कंपनी इमरजेंसी के केस के अंदर ऐसा कर सकती है, तो कंपनी की जो पावर है उसमें इंट्रा वायर। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट डॉक्ट्राइन लिखो, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। हाँ जी, या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है ना, जनरली क्या होता है कि भाई देखो ये तो लॉ है
कि जो कंपनी है वो अपने जो भी इसके मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर्स हैं, जो कुछ भी है, ठीक है जी, कंपनी की आइडेंटिटी इनसे अलग है ना। ऐसा कॉर्पोरेट वेल है, वेल का मतलब पर्दा, ऐसा पर्दा गिराया होगा। किसका नाम लिखो, सोलमन वर्सेस सोलमन, जैसे सोलमन वर्सेस ए सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड 1896। जैसे एक ही आदमी है, ये आदमी का नाम क्या है, सोलमन है, ये फाउंडर है किस कंपनी का, ए सोलमन कंपनी लिमिटेड का। बट ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इस केस के अंदर ऐसा फाउंड कर लेंगे। हम्म। यस, यस। ऐसे ही एक केस लो और लिख लो, ली, हाँ जी, हाँ सेम, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, 1960। हाँ, इसका एक्सेप्शन जरूर हम कर सकते हैं, वो भी एक डॉक्ट्राइन ही है, लिफ्टिंग ऑफ, लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, सी वेल कर रहा हूं, पियर्सिंग मतलब छेद कर रहा हूं। लिफ्टिंग उठाना, पूरा पर्दा उठा दिया आपने, पियर्सिंग आपने पूरा पर्दा नहीं उठाया, बट जहां जरूरत है वहां पे आपने पियर्स करके छेद करके देख लिया अंदर क्या है। कब कब होता है ये लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग, पब्लिक इंटरेस्ट में, नंबर वन लिखो पब्लिक इंटरेस्ट, नंबर टू प्रेजेंस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड, प्रेजेंस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड चल रहा है, ये जो वेल है, ये जो पर्दा है, ये जो पर्दा घिरा हुआ है एक कंपनी की आइडेंटिटी के ऊपर, इसके अंदर जो फ्रॉड कर चल रहा है, ठीक है, तो अपने को पियर्सिंग करनी पड़ेगी, अब देखना पड़ेगा जहां जहां जरूरत है। नंबर तीन, जो कंपनी है यूजिंग एज अ मास्क टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे टैक्स इवेजन से बचने के लिए जो है अपने आप को ये कॉर्पोरेट वेल के अंदर डाल लेते हैं, भाई हम तो कंपनी है, ठीक है जी, हमारा तो टैक्स अलग कटेगा या उन्हें कटेगा, या हमारा इधर ही कट चुका है, ठीक है जी, जो हमारे फाउंडर है वो दे चुके हैं टैक्स, तो हमें देने की क्या जरूरत है, ठीक है जी। यस, तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी कंपनियों के साथ ऐसा नहीं है। चौथा, रेजुडरी टू नो द रियल करेक्टर, रियल चरित्र जानने के लिए जो कंपनी है लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी पे आ जाओ। देखो जी, सीधी सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कब मिलेगा, जब सारे के सारे कंप्लायंस या फिर रिक्वायरमेंट्स कंपनी के जो भी फाउंडर एसेट्रा है वो पूरी कर देते, फुलफिल हो जाए, ठीक है ना, तभी हो जाएगा। और एप्लीकेशन में क्या है, नंबर वन टू थ्री करके लिख लो, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हाँ जी रिक्वायरमेंट्स में लिख लो। नंबर टू, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा एक स्टेटमेंट, किसकी, नॉमिनल कैपिटल की,
ये वही सरकारी जैसे उसने बताया ना, कैपिटल शेयर होल्ड कैपिटल जो रखनी होती है। हाँ बस ये ध्यान रखना कि पूरी की पूरी नहीं दिखानी होती, आप नॉमिनल दिखा सकते हो फीस के जो भी एप्लीकेशन लगाओगे। चौथा, नोटिस ऑफ एड्रेस। जब रजिस्टर हो जाएगी तो यही रजिस्टर एड्रेस ऑफ कंपनी बन जाएगा। सीधा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 6 के अंदर या फिर रेज्यूडरी या फिर लास्ट डिक्लेरेशन कंसर्न लिख देता हूँ। ठीक है ना, जितने भी डिक्लेरेशन उनसे चाहिए कि भाई हम साउंड माइंड है या हम इंसॉल्वेंट नहीं है, या फिर इंसॉल्वेंट हमारे को एप्लीकेशन में लगी थी तो हम उसके अंदर से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ठीक है जी, सारी की सारी डिक्लेरेशन होंगी बेसिकली इसके अंदर। सेक्शन इसमें लिखा नहीं, देखो क्या हो गया भैया। आया कुछ? पीछे देखना पड़ेगा, ये आगे भी आ सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज, ये आ गई बेसिकली 366 में, उसमें देखना है या फिर मतलब इसी से कर ले। चलो, इसमें नंबर नंबर भी नहीं लिखा। ठीक है। चैप्टर कौन सा है अपना? 21 है। चलो जी, 21 रुपए का मनी, टोकन मनी आ जाएगा। कंपनीज केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड में, ठीक है जी। सर्टिफिकेट किस में आ रहा है? 367 में, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑन रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, तो कंपनी की हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी। सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज, ठीक है जी। कंटिन्यूएंस ऑफ पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस पार्ट, ठीक है जी। इसका क्या रहेगा? ठीक है, उसको लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है। चलो, वाइंडिंग अप तो नहीं था उसमें। खैर वो सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, देखिए एक बार सिलेबस में स्पेसिफिक देख लेते हैं एक बार, क्योंकि फिर वही करेंगे फिर हम। अच्छा, वो तो कल की उसमें वीडियो में है ना, वो तो रह ही गया ना। वो मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी ना उसकी। ना ना, उस दिन ली नहीं थी। फिर मैं चलो इसको तो अलग से करवाऊँ, क्योंकि बेरट पढ़ना इसमें बेवकूफ़ी रहेगी। ठीक है जी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स। अभी हम डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है ना। सीएसआर हो गया आपका, छोटा सा टॉपिक था। चलो, हाँ हाँ, डायरेक्टर्स हो गया, मीटिंग्स भी हो गया, जनरल मीटिंग, स्पेशल मीटिंग्स, ठीक है। चलो, चलो आगे आ जाओ। चलो जी, आ जाओ। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? इनकॉर्पोरेशन आ तो गया ना। हाँ, यस, कंपनी का बनना। चलो जी। हाँ, सिंपल सिंपल एक हेडिंग बना दो, करेक्टरिस्टिक्स, या फिर सिंपल हिंदी में लिख लो, चरित्र ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। सिंपल नंबर 1 लिख लो, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी।
कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी लिख लो, स्लैश करके सेपरेट लीगल एंटिटी लिख लो। एंटिटी, ठीक है। नंबर 2 पे लिखो परपेचुअल सक्सेशन। हाँ परमानेंट सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि भाई मान लो कंपनी बंद हो गई है तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? यस, तो ये परमानेंट है, कहीं और नहीं जाएगी। हाँ। हाँ बस ये कि ऑन इट्स ओन डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है जी, डिसोल्यूशन का चलाना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ प्रॉपर्टी क्या है कि ये सब बेसिकली होता क्या है, जिन्होंने प्रॉपर्टी दी है वो प्रॉपर्टी उन्हीं की होती है असल में। बस क्या है कि एक कॉर्पोरेट वेल डाल के उसको अलग एंटिटी दे दी गई उसको, ठीक है ना। कंपनी के सक्सेशन में जाएगी। हाँ। नहीं नहीं देखो, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा था तो हमने सिर्फ पैसा पैसा थोड़ी ना डाला है, हमने एसेट भी तो डाली है, हमने प्रॉपर्टी भी तो डाली है, ठीक है ना। सिंपल, ठीक है ना। मनी तो चलो ठीक है भैया, ये तो खर्चों में लग गया। प्रॉपर्टी, लेट से आज की डेट में ये चार बंदों ने शुरू करी थी, ए बी सी डी, ठीक हो गया। सिंपल, चारों ने 10-10 एकड़ लगा रखे हैं, ये 40 एकड़ में बहुत बड़ा प्लांट लगा था एक समय, बहुत दुनिया की या फिर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी बेसिकली, आज बंद हो रही है, ठीक है जी। एबीसीडी को खत्म हुए ही 50-60 साल हो चुके हैं। आज प्रॉपर्टी लिफ्टिंग वेल हो गया है, वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो गया, बताओ प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? जो ए बी सी डी अकॉर्डिंगली 10-10 एकड़ है उसके अकॉर्डिंग जाएगी, उनको दे देंगे वापस, ठीक है ना। ये परमानेंटली हो रखा है, ये ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है ना। कोई नया डायरेक्टर है नहीं ना, उनकी नहीं है। ट्रांसफरेबल शेयर नंबर 3 लिखो। शेयर हमेशा ट्रांसफर होते हैं, ये तो जो खरीद लेगा उसके। नेक्स्ट लिखो कैपेसिटी टू सू। नेक्स्ट लिखो लिमिटेड लाइबिलिटी, भाई जितने शेयर खरीदोगे उतनी लाइबिलिटी। नेक्स्ट लिखो कॉमन सील। चलो एक छोटी सी हेडिंग बना लो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है मेनली, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सीधा ऊपर एमओए लिखा, नंबर 1 लिखो, इसके अंदर नेम क्लोज होता है सबसे पहले। नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, नेम क्लोज। नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली। नंबर 3 ऑब्जेक्ट्स क्लोज, हाँ सेम चीज है, ऑब्जेक्ट्स क्लोज। नंबर 4 लाइबिलिटी क्लोज। पांचवा कैपिटल क्लोज। ठीक है जी, अब देख लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हेडिंग बना दो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं, सिंपल लिख लो, इंटरनल रेगुलेशंस एंड बायलॉज, एंड बायलॉज। ये कंपनी अंदर अंदर कैसे काम करती है, अगर मैं कहूँ जॉब प्रोफाइल्स, तो यस जॉब प्रोफाइल्स लिखे होते हैं इसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ठीक है। कहाँ है? सेक्शन 6 के अंदर मेंशन है। ये सीधा इधर। अरे ये क्या डाल दिया? हाँ जी क्या करो, एमओ क्या है? कर लेते हैं, सीधा ऊपर आ जाते हैं। मेमोरेंडम सेक्शन 4, एक्ट टू प्रोवाइड ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन, ये 6 में आ गई। ठीक हो गया? अंदर देखना है क्या? देख ही लेते हैं, लो दिखाई देता हूँ मैं
अगर ये हाँ, ये लो जी, आर्टिकल्स आ गए, ठीक है जी। और मेमोरेंडम आ गया, 4 मेमोरेंडम, 5 आर्टिकल्स। हाँ, ठीक हो गया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 7 के अंदर आ गया। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा, मीटिंग्स की। मीटिंग्स करना था क्या इसके अंदर? नहीं है तो फिर रहने देंगे फिर। मीटिंग्स है ना, ठीक है, ठीक। देखो जनरली दो होती हैं, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग। जो बोर्ड मीटिंग है आपकी, वो 173 सेक्शन में मेंशन है। एक सौ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स, ठीक है जी, 173 के अंदर मेंशन है। जनरल मीटिंग आपकी है सेक्शन 96 के अंदर मेंशन। ठीक है जी। बोर्ड मीटिंग में, एक सेकंड में वो खिड़कियां बंद करके आता हूँ। चलो जी, आओ जी। एवरी कंपनी शैल होल्ड दी फर्स्ट मीटिंग, ठीक है जी। फर्स्ट मीटिंग ध्यान रखना कौन सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी। देयर आफ्टर होल्ड ए मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर, हर साल में। जो पहले फर्स्ट मीटिंग रहेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो 30 दिन के अंदर अंदर होगी इनकॉर्पोरेशन के। ये मैं डाल दूं क्या, फोटो खींच के तुम्हारे उसमें डाल दूं? और पूरे साल में 4 होगी, इसके अलावा 4 होगी। मिनिमम लिखा हुआ है, कम से कम 4। हाँ, देखो एक फर्स्ट मीटिंग वो तो होगी ही होगी विद इन 30 दिन ऑफ इंसेप्शन, ठीक है जी, इनकॉर्पोरेशन। इसके अलावा मिनिमम कम से कम 4 मीटिंग लगानी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एवरी ईयर, इन सच मैनर, उस मैनर में दैट नॉट मोर देन 120 डेज, 120 दिन से ज्यादा इंटरवीन ना हो बीच में, ठीक है ना। दो कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक मीटिंग के अंदर। ठीक हो गया, एक साल के अंदर अंदर आप इस तरीके से लगाओगे, यानी हर चौथे महीने। 3 चौक 12, 30 चौक 120। Provided that the central government may by notification direct that the provision of this subsection shall not apply in relation to any class or description of the companies and shall apply subject to such exceptions, modifications और codification, जो भी। चलो जी, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? रुको जरा, 4 मंथ हो गया, ठीक है जी। प्रेजेंस, हाँ, डायरेक्टर की प्रेजेंस रहेगी। द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड में ईदर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है जी, और थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स एज में भी प्रेस्क्राइब, जो भी प्रेस्क्राइब है, विच आर केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड रिकॉर्डिंग स्टोरिंग द प्रोसीडिंग, जैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, माइनर से मीटिंग्स बनाए जाएंगे, कहने को तो। प्रोवाइडेड दैट, यह बता दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो किसी किसी को हटा देगी, चलो ठीक है जी। चलो फिजिकल प्रेजेंस को भी हटा दो। नंबर 3 पे आ जाओ। एक मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 दिन का नोटिस आएगा, राइटिंग में अंडरलाइन कर लेना, एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी एंड सच नोटिस शैल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड मीटिंग में कॉल शॉर्ट नोटिस, हाँ, शॉर्ट नोटिस के थ्रू भी बुलाया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलो जी, आ गया जो। हाँ, जो भी कंपनी, यस बिल्कुल, कॉर्पोरेट, यहाँ इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द सच मीटिंग, लेट्स से अगर ना हो तो फिर, अगर रजिस्टर्ड ना हो तो फिर क्या वो मीटिंग बुला सकते हैं? हाँ, बुलाए तो, कि रजिस्टर्ड ना हो कंपनी, हाँ। लेट्स से कैपिटल नहीं इतनी, जैसे छोटी मोटी कंपनी है, रजिस्टर कराओ चाहे मत करो। अगर रजिस्टर कराना तो रजिस्ट्रेशन के कंप्लायंस पूरे करने पड़ेंगे। लेट्स से मैं तो ये कह रहा हूँ, मान लो कोई लाला कंपनी है शहर के अंदर, अब वो क्या है, बड़े बड़े छोटे लेवल पे काम कर रही है, वो अपनी कैपिटल दिखा ही नहीं रहेगी। अगर कैपिटल दिखाएंगे तो भाई रजिस्टर करानी पड़ेगी उनको, मैंडेटरी हो जाएगा। तो क्या है, मीटिंग तो वो भी ले रहे हैं। हम्म,
Every officer of the company whose duty it is to give notice, छोड़ दो आगे बढ़ जाओ. One person company shall comply and endowment company shall be deemed to have complied with the provision of this section if at least एक meeting of the board of director has been conducted in each half of the calendar year. हर 6 महीने अगर एक मीटिंग भी लगा लेगा तो भी बोला जाएगा कि उसने कंप्लाई कर दिया है. Provided that nothing, चलो छोड़ो जाने दो. Quorum for meeting board. quorum आता है क्या? चलो कोर में सिंपल एक लाइन लिख लो, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ और या फिर 2 डायरेक्टर्स वट एवर इज हायर. ठीक है ना. कोरम के अंदर जो भी 1/3 डायरेक्टरशिप है वो आए. अगर वो नहीं है तो बेसिकली कितना, कम से कम 2 डायरेक्टर जो भी हायर हो. अगर 1/3 हायर क्वारम हो जाएगा, क्वांटम हो जाएगा तो वो आएंगे. अगर 2 हायर है तो वो आ जाएंगे. चलो जी, सीधा आप आ जाओ 96 पे. एनुअल जनरल मीटिंग आ जाए 96 पे. एजीएम बोलते हैं इसको. एवरी कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी नहीं लगेगी. शैल इन ईच ईयर होल्ड इन एडिशन, यस एडिशनली टू एनी अदर मीटिंग. जो भी मीटिंग चल रही है, जैसे बोर्ड ऑफ मीटिंग्स थी, कितनी थी? 5 थी. ठीक है जी, या 4 थी बेसिकली. ठीक है जी, ये एडिशनली लगेगी. ए जनरल मीटिंग एज इट्स एनुअल जनरल मीटिंग एंड शैल स्पेसिफाई द मीटिंग्स as such in the notice calling it, and not more than 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting of the company and the next. यानी 1 साल में एक रहेगी. परंतु यह बता दिया जाता है, इन द केस ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इट शैल बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. यस बिल्कुल ऐसा हो सकता है. यस हो जाएगा. ठीक है जी. Provided further that the registrar may for any special reason extend the time within which any annual general meeting other than the first annual general meeting shall be held by a period not exceeding 3 months. ठीक है जी, छोड़ दो इसको, जाने दो. Every annual general meeting shall be called during business hours, that is between 9 a.m. to 6 p.m. on any day that is not a national holiday, and shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situated. ठीक है. ये अपना जो कौन सी कंपनीज होती हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट ही है बेसिकली, देशों को बर्बाद करने वाला. ये मीटिंग्स लगाते हैं बेसिकली. इनकी जैसे वो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स या फिर जनरल एंड जनरल मीटिंग्स होती हैं, इनकी बड़ी कमाल की मीटिंग होती है. इनमें काम के अलावा सब हो जाता है. Provided that the annual general meeting of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in meeting or by electronic mode by all members in advance. ठीक है जी. Provided further that the central government may exempt any company from the provisions of this subsection subject to condition as it may impose. जो भी condition लगेंगी. नेशनल हॉलीडे के अंदर इंक्लूड क्या हो रहा है? डिक्लेयर्ड द नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है जी, चलो ठीक है. पावर टू ट्रिब्यूनल टू कॉल एनुअल जीएलओजी 97. पावर टू ट्रिब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग. यस, क्या ट्रिब्यूनल कॉल करवा सकती है? यस करवा सकती है. इफ एनी डिफॉल्ट इन मेड इन होल्डिंग जनरल मीटिंग कंपनी अंडर सेक्शन 96 द ट्रिब्यूनल में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, वो बुलवा सकती है. ठीक है जी. प्रोवाइडेड दैट द सच डायरेक्शंस, छोड़ दो. और देखो, ठीक है जी. अगर डिफॉल्ट हो गया है तो punishment for default in complying with the provision of section 96 to 98. कोई डिफॉल्ट हो गया है और any complying with any direction of the tribunal, the company and the every office of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to 1 लाख रुपया, and in case of continuing default, अगर continue है, with further fine which may extend to 5,000 रुपया every day during which such default continues. 96 to 98 मीटिंग है ना, एनुअल जनरल मीटिंग. ठीक है जी. चलो जी, तीसरी मीटिंग कौन सी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन 100.
एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर होता है डेलिब्रेट अपॉन सम मैटर रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन। अगर इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत पड़ रही है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। द बोर्ड बोर्ड बुलाएगा मे व्हेनेवर इट डीम्स फिट कॉल्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड दैट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग द कंपनी अदर देन of the wholly owned subsidiary of company incorporated outside India shall be held at place within India। yes, इंडिया के अंदर बुलानी पड़ेगी। the board shall क्या करेगा at the requisition made by in case of a company having a share capital such number of the members who hold on the date of the receipt of the requisition not less than 1/10 of such पेड फोटो इसको करवाना है कि नहीं करवाना है। अच्छा ठीक है जी। बेसिकली क्या है, अगर मान लो ईजीएम करना है आपने, समझ गए ईजीएम, तो एजीएम नहीं चलनी चाहिए और बीजीएम भी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है ना, सिंपल। मान लो एजीएम चल रही है तो एजीएम के बाद आप ये लगा सकते हो, दो एजीएम के बीच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकते हो। ठीक हो गया, ये तो बाकी ऐसा ही है सब कुछ। चलो जी, अदर मीटिंग्स कर लो, अदर मीटिंग्स लिख लो, क्रेडिटर्स मीटिंग्स अदर्स मीटिंग के अंदर सेक्शन 230 क्रेडिटर्स मीटिंग, लेनदारों की भी मीटिंग चल सकती है। दूसरा मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ढूंढना पड़ेगा यार। होल्डर्स हट के क्या, DEBN TURE, ये रहा 113। ठीक है जी, नंबर 3 लिखो ऑडिट कमेटी मीटिंग। 113 में इनके कई और मिल जाएंगे, लेकिन अपने को ये मिल गया तो हमने डाल दिया। ये आ गया ना, रिप्रेजेंटेशन कॉर्पोरेशन एट मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड द क्रेडिटर्स, इसके अंदर आ गया। और देख लेते हैं, डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर, डिबेंचर्स, ये पता नहीं कौन सा उसमें है। चलो हेडिंग पे देख लेंगे अगर आ जाएगा तो। नहीं, 71 तो डिबेंचर की डेफिनेशन है। कोई नहीं, आ गया, जाओ प्रोसेस छोड़ दो। देखो जरा प्रोस्पेक्टस है क्या, अच्छा है उसमें, ठीक। प्रोस्पेक्टस दिया हो क्या, चलो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पे आ जाओ। आओ जी, अच्छा 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 अच्छा, सेक्शन 275, ये लो जी प्रोस्पेक्टस मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्ट, इसके अंदर क्या डिस्क्राइब होता है और इशूड होता है क्या एज ए प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स ए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस रेफर टू इन सेक्शन 32
और शेल्फ प्रोस्पेक्टस रेफर टू इन सेक्शन 31, और एनी नोटिस, इसी के अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर नोटिस भी आ जाता है, सर्कुलर भी आ जाता है, एडवर्टीजमेंट भी आ जाती है, और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टी, सब आ जाता है इसके अंदर। 31-32 दिया देखा था ना। लो 30 में भी आ गया एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। जहां पर एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी prospectus of a company is published in any manner, it shall be necessary to specify therein the contents of its memorandum. As regards published in any manner, it shall be necessary to specify therein the contents of its memorandum as regard to the objects, liabilities of the memorandum। हाँ जनरल होगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस पे आ जाओ, एनी क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनीज एज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की होगी, मे प्रोवाइड एनी रेगुलेशन इन दिस बिहाफ, मे फाइल ए शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार एट द स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी। यस, इसके अंदर बेसिकली क्या ऑफर ही दे रहे हैं बेसिकली सिक्योरिटीज वगैरह का। और कौन सी कंपनी है, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड से रिलेटेड कंपनी है, तो ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकालेंगे। therein which shall indicate a period not exceeding 1 साल as a period of validity of such prospectus which shall commences from the date of the opening of the first offer of the security under the prospectus and in respect of a second or subsequent offer of such securities issued during the period validity। ठीक है जी, सिंपल आ गया सब। अब आ जाओ रेड हीरिंग लगा लो। ए कंपनी proposing to make an offer of securities may issue a red herring प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी, मतलब प्रोस्पेक्टस से भी पहले का। चलो, एक कंपनी प्रपोजिंग टू इशू, हाँ इशू, इशू ए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सब्सेक्शन 1 shall file it with the registrar and at least 3 days prior to the opening of the subscription list and the offer। सबसे पहले जो नोटिस दिया जाता है वो जो रजिस्ट्रार को दिया जाता है वो रेड हियरिंग नोटिस हो गया। अच्छा जी। वो फिर लीक करते हैं लोगों के लिए। ठीक है जी, चलो इसके अकॉर्डिंग लिख लो, लिखो अकॉर्डिंग टू, accordingly there are 4 types of prospectus। नंबर 1 शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31, नंबर 2 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32। लिख लिया। नंबर 3 डीम्ड प्रोस्पेक्टस, हाँ डीम्ड 25। ठीक है जी, देख लो जरा स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, ये डीम नोटिस ही क्योंकि नोटिस के फॉर्म होता है। चलो जी नेक्स्ट, लास्ट लिखो नंबर 4 एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ABRIDGED एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 33। ठीक होगा जी, आगे आ जाओ। ये पूछते हैं कि रूल वगैरह आते हैं क्या, गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस आता है? चलो लिख लो, चलो ठीक है कोई नहीं, एक लिख लो सर, एक हेडिंग बना लो गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस। चलो केस का नाम लिख लो, न्यू बर्न्सविक, दिखाता हूँ, न्यू बर्न्सविक, BURNSWICK बर्न्सविक एंड कैनेडा रिलाई एंड लैंड कंपनी
वर्सेस म्यूग्रिज, आई है, ध्यान रखना है। 1860। देखो क्या है गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या कहता है, कोई भी प्रोस्पेक्टस जो इशू करती है कंपनी, वह ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, बस। ये है तुम्हारा गोल्डन रूल प्रोस्पेक्टस। ठीक हो गया, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। यानी अगर कोई प्रोस्पेक्टस लेकर कहीं भी किसी भी अथॉरिटी के पास खड़ा हो गया तो बस काम खत्म। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इनकॉर्पोरेशन हो गया कंपनी का, प्रोस्पेक्टस हो गया, शेयर डिबेंचर रहता है, डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स हो गई है, सीएसआर कर लिया, बस ये लास्ट रहेगा शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये लोग खत्म कर देते हैं इसको। हाँ जी, सेक्शन हाँ ना, ठीक हो जाएगा। चलो जी, शेयर्स कैपिटल एंड डिबेंचर्स, सेक्शन 43 टू 72 है आपका, चैप्टर 4। ठीक है जी, शेयर कैपिटल की हेडिंग बना लो, सिंपल लिख लो, एन अमाउंट invested in the company to carry out its operation। ठीक है, सिंपल। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैव अ शेयर कैपिटल। जो भी लिमिटेड कंपनी है, जो शेयर्स लिमिटेड कंपनी है, उसके पास एक शेयर कैपिटल मिलेगी ही मिलेगी। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मस्ट हैव ए शेयर कैपिटल। सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर कितनी वैल्यू होती है? सिंपल, तो ये इसकी वैल्यू है बेसिकली। लिखो शेयर क्या होता है, इज एन इंटरेस्ट ऑफ ए मेंबर इन द कंपनी। मैंने जैसे शेयर खरीद लिए है ना, ये पता भी होगा बेसिकली। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल राइट्स, क्या ये डायरेक्ट पूछेंगे या अंदर अंदर जाएंगे इसके? या तो फिर अगर यूं है कि अंदर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पूछेंगे, तो ऊपर ऊपर से करा देता हूँ मैं। दिखाओ, बताओ। चलो फिर इसको पढ़ लो। नंबर तो करा ही रहे हैं, 43 से शुरू हो गए। Provided that nothing contained in this act shall affect the rights of the preference shareholder who are entitled to participate in the proceeds of winding up। छोड़ दो इसको। Equity share capital with reference to a company limited by shares means all the share capital which is not preference share capital with reference to any company limited by shares means that part of the issue share capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to any payment of dividend। छोड़ दो इसको। Simple. Nature of the shares or debenture. The shares or debenture or other interests of the members in the company shall be movable property, transferable in the manner provided by the articles। Yes, बिल्कुल शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। नंबरिंग ऑफ द शेयर, every share in a company having a share capital shall be distinguished by a distinctive number। बिल्कुल सही सही बात है जी, ठीक है जी। Provided that nothing in this section shall be applied to a share held by a person whose name is entered as holder or beneficial interest in such share in the record of a depository। ठीक है जी। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स करना है, सिंपल करो फिर, हेडिंग बनाओ, काइंड्स ऑफ शेयर्स। नंबर 1 लिखो, इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर्स।
ठीक है जी। नंबर 1 ले लिया हमने इक्विटी शेयर और स्लैश ऑर्डिनरी शेयर। नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर। सिंपल, ये आपने 43 में पढ़नी है दोनों की दोनों, ठीक है ना। दोनों के लिए अगर लिखना है तो लिख सकते हो उसके अंदर। देखो नेक्स्ट आइडिया बनाओ, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नंबर 1 कन्वर्टिबल, ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 2 रिडीमेबल, यानी एक मैच्योरिटी डेट के साथ शेयर खरीदे जाते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं तो आप रिडीम करा सकते हो इनको अमाउंट के अंदर। नंबर 3 पार्टिसिपेटिंग, ठीक है जी। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, ये सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में आपको शेयर दिलवाते हैं। ठीक है ना। लास्ट नेक्स्ट लिखो क्यूमुलेटिव, लास्ट नहीं है, यस। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस की क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है, अगर मान लो कंपनी को लॉस हो जाए तो आउटस्टैंडिंग से डिविडेंड्स दिलवा दे, मतलब इसको मिल जाता है, इसका नुकसान नहीं होता क्यूमुलेटिव वाले का। ठीक है जी। लास्ट लिखो एडजस्टेबल। अब क्या है, जो डिविडेंड्स रहते हैं इसके अंदर रेट ऑफ डिविडेंड्स फिक्स नहीं होता है, वो एडजस्ट हो जाता है जो भी प्रीवेलिंग मार्केट रेट उसके हिसाब से। ये वोटिंग वाटिंग तो छोड़ देंगे, क्या वोटिंग राइट छोड़ दो। हाँ हाँ 71 में डिवेंचर, हेडिंग बनाओ डिवेंचर की, उसी तरफ ही जा रहे हैं 71 में। चलो, a company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares, या तो होली या फिर पार्टली एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन, रिडम्पशन के समय, प्रोवाइडेड दैट द इशू ऑफ डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स wholly or partly shall be approved by a special resolution passed at a general meeting. No company shall issue a debenture carrying any voting right. Secured debentures may be issued by a company subject to such terms and conditions as may be, यानी वो वाली कंपनी जो वोटिंग राइट रखती है, या वोटिंग राइट बेसिकली उन्होंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम के अंदर लिया हुआ है, तो ध्यान रखना वो शेयर इशू नहीं कर सकती है। वो बेसिकली शेयर क्या कहते हैं, हाँ वो क्या है, वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, वो सिर्फ शेयर इशू कर पाएगी। ठीक है ना। बाकी मान लो शेयर्स के अलावा भी डिबेंचर्स होते हैं बेसिकली खरीदने और बेचने के लिए, इसके ऊपर भी बेसिकली मार्केट के ऊपर कंपनी की वैल्यू का पता लगता रहता है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स लिख लो सीधा सिंपल। नंबर 1 लिखो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के अंदर दो आते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ठीक है। ध्यान रखना डिबेंचर के विषय में तो स्पेशल क्या है अपना, स्पेशल रिजोल्यूशन आया क्या है, हाँ ये जनरल मीटिंग के थ्रू, यानी रिजोल्यूशंस के थ्रू ही जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है कुछ डिबेंचर को। ठीक है ना। कौन से हो गए, रिडीमेबल डिबेंचर्स बन गए, कुछ इरिडीमेबल डिबेंचर्स बन गए। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। नंबर 1 लिखो इसमें सिक्योर्ड डिबेंचर्स, नंबर 1 इसके अंदर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी के अंदर नंबर 1 सिक्योर्ड डिबेंचर्स, दूसरा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स के अंदर जो है, जो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं या फिर डिबेंचर परचेजर जो भी होते हैं, वो उनको राइट आ जाता है क्या, कि वो एज ए चार्ज जो है कंपनी के ऊपर एज ए चार्ज जो हो वो डिबेंचर्स को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी।
नंबर में लिखो फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नंबर 2 नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो वाले डिबेंचर होते हैं जो फुली कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी के अंदर, नॉन वो कन्वर्ट नहीं होंगे, सीधी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट लिखो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। सिंपल, इसमें कट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखो या फिर लास्ट लिखो, फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, COUPON, कूपन, कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, स्पेसिफिक, दूसरा जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। ठीक है ना, ये डिबेंचर्स जो बेसिकली क्या होते हैं, ये इशू करे जाते हैं एक जो भी मेंशन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ में। ठीक है ना, जो जीरो वाले होते हैं नॉर्मली कैरी अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू रिस्टोर, चलो जाने दो इसको, कोई बात नहीं। शेयर डिबेंचर के बीच में तो पता है ना मोटा मोटा, सिंपल। अगर डिफरेंस पूछे तो ये क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इसका? हाँ, यस बिल्कुल सही। ठीक है जी, सही सही सही। जो जो होल्डर ऑफ शेयर उसको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। जो डिबेंचर होल्डर उसको क्या कहेंगे, डिबेंचर होल्डर। या फिर इसको बेसिकली दूसरा नाम ओनरशिप ऑफ डिबेंचर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि तो डिबेंचर होल्डर यही तो होते हैं ना। जैसे कि मान लो कंपनी को कुछ पैसा चाहिए तो या तो शेयर अपने बेच दे, ठीक है, या फिर कुछ मतलब डिबेंचर्स बेच दे, एक तरीके से वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के जैसे हो जाता है। ठीक है ना, जिसने डिबेंचर खरीदते हैं वो एक तरीके से ओनरशिप की पोजीशन में आ जाएगा धीरे धीरे। यस, अगर स्टेटस की बात है तो शेयर होल्डर ओनर के स्टेटस में है, ठीक है जी, और डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर के स्टेटस में। ठीक हो गया, ठीक है। रिटर्न कैसे जाता है, शेयर होल्डर को रिटर्न कैसे जाता है, डिविडेंड्स के रूप में, और डिबेंचर्स को कैसे जाता है, इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है जी, वोटिंग राइट, शेयर होल्डर पोजेसेस वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट पोजेस एनी वोटिंग राइट। Conversion, share cannot be converted into debentures, however debentures can easily be convertible या converted into shares। ये लो जी आपका कॉर्पोरेट करो, ये लो, ये हो गया आपका। ठीक हो गया। देखो नेक्स्ट, कल, टुमारो, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस काट दिया। कल संडे क्या लगाओ क्लास? अब तो जैसे छुट्टी है बेसिकली, ठीक है ना, अपने उसे क्योंकि दिन मिल गए ना अपने को एडीए के, तो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। कर लेंगे जुगाड़। देखो लो ऑफ टोर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये करवा देता हूँ। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका एक दिन का काम है, सारा का सारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है भाई ये, इसके बाद आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है। ठीक है ना, सारे कैलकुलेशन वैलकुलेशन सब बदल चुके हैं। ठीक है ना, तो ये करना पड़ेगा तैयार, ये मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना, हाँ वही है। नए वाला तो रेडी है ना, पुराने वाला का फिर ऐसे करना, बेरक जुगाड़ देना, जुगाड़ लेना, ठीक है ना, उसी में से कर लेंगे। ये आधे पौने घंटे का काम है। बेसिकली दो से 3 दिन टोर्ट में लगेंगे आपके, क्योंकि क्या क्या चीज आ गई, डेफिनेशन ऑफ टोर्ट आ गया, जनरल प्रिंसिपल टोर्स लाइबिलिटी, जनरल डिफेंसेस, स्पेसिफिक टोर्ट्स, रिमोट लॉस ऑफ डैमेजेस। अगर मैं
टोट की पूरी वो बांगी एक किताब की बात करो, पूरी किताब है बेसिकली। ठीक है ना, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी आ गई, टोर्शियस लायबिलिटीज आ गई, तो टोट तो सारा ही आ गया लगभग, ठीक है ना। 2 से 3 दिन टोट, अच्छा इतना इतना ऊपर से कराना है क्या? अच्छा स्पेसिफिक कराऊं क्या? ठीक है, तो फिर 2 से 3 दिन का टोटल लगाते हैं भैया आप इसका। ना नहीं, एआई से तो नहीं करूंगा फिर मैं। मैं देखता हूँ इसमें मेरे पास है वो, अरेंज अरेंज करा। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, 2 या 3 दिन का टारगेट बनाते हैं इसका। हम्म, ठीक हो गया, 2 से 3, अगेन वही करूँ, 2 से 3 दिन का टारगेट बना लेते हैं, ये पूरी की पूरी आपकी यूनिट कंप्लीट करने का। किनमें? हाँ ये देखो, 1988 का एक्ट जुगाड़ दो, करा दूंगा मैं। ठीक है ना, वो कर लेंगे, बना दूंगा मैं। ठीक है ना, जो मैं कर सकता हूँ, देखो लीगल का जो जो पढ़ रखे हैं ना, मैंने एक बार भी पढ़ रखे हैं ना, तो अगर मेरे को एक दिन भी या एक रात भी मिल जाती है, मैं नोट्स तैयार कर सकता हूँ, चाहे कितना मोटा बेरट हो। ठीक है ना, लेकिन मान लो जो पढ़ ही नहीं रखा, उसका थोड़ा तैयार करने में समय लग जाता है। चलो भैया, आगे आ जाओ, देखो तो जूरिस्प्रूडेंस की नंबर 2 यूनिट कंप्लीट है। ठीक है जी। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये चल की कंप्लीट है, लॉ ऑफ क्राइम्स कंप्लीट है। ठीक है जी, 2 से 3 दिन में इसको निपटा देंगे हम। कमर्शियल लॉ कंप्लीट, फैमिली लॉ कंप्लीट, इन्वायरमेंटल ह्यूमन राइट्स लॉ। ठीक है जी। अब इसका भी बेसिकली अपने को जुगाड़ना कैसा आता है, थोड़ा डेप्थ से आता है या ऊपर ऊपर? मेरे पास डायरेक्ट है इसका, पड़ा हुआ है, छोटा सा प्यारा सा डायरेक्ट है इसका। तो मतलब बहुत बहुत ऊपर ऊपर से है। तो कोशिश हम कर सकते हैं कि मान लो मई मई में ही हम 3 दिन इसमें लगाएं, और एक यूनिट ये खत्म हो जाए आपकी, फिर आपकी रह जाएगी ये आईपीआर की यूनिट रह जाएगी, और कंपैरेटिव ये यूनिट रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी आपकी। करेंगे, निकालेंगे इसको। ठीक है ना, इसका भी निकालेंगे, छोड़ूंगा एक भी नहीं, कराऊंगा पूरा सारा। ठीक है ना, तो यानी क्या है, आप आइए, इन्वायरमेंटल और ये जो अपना था टोट वगैरह का, ये जो है मई मई के रहते रहते निपटा लो। ठीक है, 2 रह जाएंगी फिर आपकी। आईटी एक्ट है तो आईपीआर हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा, निपटा दूंगा। तुम बस अपना जो है ना 10 ईयर्स जो है ना पीवाई क्यूज वगैरह उस पर ध्यान दो, ये तुम्हारा निपटा दूंगा। ठीक है जी। चलो आज की क्लास होगी।